नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। यूनिफाइड पेंशन योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। मूल वेतन का 50% सुनिश्चित होगी पेंशन। तो दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। हाल के चुनाव में विपक्ष की तरफ से पुराने पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू करने को मुद्दा बनाने की केंद्र सरकार ने काट खोज निकाली है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है, जो मुद्दा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। वहीं यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन मिलेगी और पेंशन फॉर्मूला ये है कि अगर कर्मचारी ने 25 साल की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्यवर्ष के 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। तो फिलहाल ये हेडलाइन है, मूल वेतन का 50% सुनिश्चित होगी पेंशन। दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले ही पन्ने पे सबसे टॉप पर जगह दी है। दरअसल 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है और जो फैसले की खास बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। 99% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने में फायदा होगा। तो वहीं एनपीएस के तहत में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ साथ में कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपना योगदान बढ़ा करके 18.5% किया है। केंद्र सरकार के इस मॉडल को स्वीकार राज्य सरकारें भी कर सकती हैं और इस मॉडल से राज्य सरकारों के 90 लाख कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर यूनिफाइड पेंशन योजना की शुरुआत जल्द से जल्द हो जाती है तो ऐसे में कई फायदे राज्य सरकारों तक भी पहुंचेगी, आम लोगों तक भी पहुंचेगी। और इसी यूपीएस की मांग जिस तरीके से लंबे समय से थी, ऐसे में अब जब यूनिफाइड पेंशन योजना के लिए मंजूरी जारी कर दी गई है तो 50% तक के लिए पेंशन सुनिश्चित किया जा रहा है और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि अब आने वाले समय में लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर सेवा काल 10 से 25 साल का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक का आवंटन के आधार पर तय होगी। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल ये खबर है कि अब जितने भी पेंशनधारी थे उन्हें अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। उनके लिए भारत सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है। बहरहाल खबरों में बढ़ते आगे, भारत अमेरिका के बीच करोड़ों का सौदा हुआ है। सोनोबॉय से बढ़ेगी समुद्री ताकत, चीन पर नकेल कसने में मिलेगी मदद। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, समुद्र में भारत की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल इन दिनों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका दौरे पर है और राजनाथ सिंह के अमेरिकी दौरे के बीच दोनों देशों के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनोबॉय और साथ ही संबंधित उपकरणों की बिक्री भी करेगा। दोनों देशों के बीच में यह समझौता करोड़ों रुपए के हिसाब से तय हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी, जिसके तहत भारत सरकार को SSQ-53G हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय, SSQ-62F सोनोबॉय सहित कई अन्य सबमरीन भी देने की बात कही है। बिल्कुल, देखिए, सोनोबॉय से बढ़ेगी समुद्री ताकत और ये समुद्री ताकत किसी और की नहीं बल्कि भारत की बढ़ने वाली है। अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्ध सामग्री बेचने की मंजूरी दे दी है और लगभग 443 करोड़ का सौदा हुआ है। चीन की साजिश पर नकेल कसने में इससे मदद मिलेगी। थोड़ी जानकारी हम आपको और दे देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखिए पहुंचे थे और वाशिंगटन में शनिवार को राजनाथ सिंह और अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच बातचीत के बाद ये सौदा हुआ है, इस पर मोहर लगी है। हालांकि अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्ध सामग्री सोनोबॉय बेचने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच पेंटागन में हुई व्यापक वार्ता के बाद विदेश मंत्री एंटनी
बिल्किन ने 443 करोड़ रुपए के सौदे पर मोहर लगा दी और इससे समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ेगी। और इतना ही नहीं बल्कि चीन की साजिश पर नकेल कसने में भी इसके जरिए मदद मिलेगी। देखिए सोनू बॉय से भारत की MH-60R हेलीकॉप्टर से पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। मार्च में भारत ने 6 MH-60R हेलीकॉप्टरों का पहला स्क्वाड्रन खड़ा किया था। तो इसके जरिए देखिए ना केवल पानी में, ना केवल आकाश में, बल्कि धरती पर भी अब भारत की ताकत बढ़ने जा रही है और इसको लेकर समझौता जो है वो बाहरी देशों के साथ हो चुका है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया है। तो देखिए फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री ने शनिवार को रायपुर में नक्सलवाद की समस्या पर बैठक की है। इसमें विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मेरा छत्तीसगढ़ का प्रवास पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सलवादी क्षेत्र में नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं के 100% क्रियान्वयन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की प्रगति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के हेतु को लेकर आया। तो देखिए फिलहाल ये जानकारी जो है वो दे रहे हैं हम आपको। साफ तौर पर नक्सलवाद समाप्त करने के लिए एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा जिक्र आता है नक्सलवाद का, और ऐसे में ये जानकारी हम आपको दे रहे कि जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गए तो वहाँ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और इस बैठक के दौरान कई बातों का जिक्र किया था। और उन्होंने ये भी इस बार दावा किया है कि बहुत जल्द ऐसा होगा जब 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकेगा। और ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप हेडलाइंस भी देखेंगे जहां गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर के कहा गया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश, यह अमित शाह की तरफ से कहा गया है। हालांकि जब छत्तीसगढ़ दौरे पर गए तो उन्होंने वहां पर मंदिरों में पूजा अर्चना भी की और साथ ही साथ यहां से एक संकेत दिया, एक संदेश भी दिया है कि अगर नक्सली अभी भी समय रहते नहीं समझते हैं, खुद से सरेंडर नहीं करते हैं, तो उसके बाद जब एक्शन की शुरुआत होगी तो हर किसी को इसके तहत में कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के उन पर शिकंजा कसने का काम किया जाएगा और देश 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और उसकी सीमाओं से सटे हुए राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों के साथ में नक्सल विरोधी ऑपरेशन की समीक्षा के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि निष्ठुर रणनीति यानी रूथलेस अप्रोच के तहत में अब काम नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरीके का अब तक का रवैया देखा गया है नक्सलियों का भी, ऐसे में उन्हें भी समझने की जरूरत है। समय रहते अगर वो समझते हैं और साथ ही सरेंडर खुद से उनकी ओर से किया जाता है तो उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि 2026 तक का लक्ष्य रखा गया और इस लक्ष्य को किसी भी कीमत पे हासिल करना है। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं नक्सलवाद को समाप्त करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ ये वादा किया था कि न केवल वो नक्सलवाद को खत्म करेंगे बल्कि आतंकवाद का भी खात्मा किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता अभी पूर्ण रूप से नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि संभव प्रयास जो है, जो कोशिशें हैं भारत सरकार की, वो बेशक से की जा रही है, लेकिन अब विदेश में जाकर जब समझौते हुए हैं तो लाजमी सी बात है कि भारत और ज़्यादा मजबूत होगा और इन समस्याओं का समाधान जल्द निकाला जाएगा। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि 147 नक्सली जहां मुठभेड़ में ढेर हुए हैं तो 631 ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। बिल्कुल, तो देखिए अभी फिलहाल जिस तरह से आत्मसमर्पण की बात आ रही है, कहीं ना कहीं सरकार की बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर जो नक्सली हैं वो पहुंच रहे हैं आत्मसमर्पण करने के लिए। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। ज़ेलेंस्की की भारत के साथ रक्षा और ड्रोन उत्पादन में साझेदारी पर नजर सभी की टिकी हुई है।
तो फिलहाल ये खबर आप द हिंदू में देख पाएंगे और साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, क्योंकि ये खबर बेहद बड़ी साबित हुई, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जिस दौरान मुलाकात हुई थी उस वक्त कृषि, साइबर सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी में भारत के साथ अधिक सहयोगी की वकालत की। साथ ही साथ ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और अन्य के सह उत्पादन पर भी जोर दिया गया। तो फिलहाल ये बता दें आपको कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में ज़ेलेंस्की ने इस बात का जिक्र किया कि यूक्रेन ने अपनी निजी कंपनियों के स्तर को बढ़ा दिया है, विशेष रूप से ड्रोन, समुद्री ड्रोन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में, और मैंने पीएम से कहा कि हम इन उत्पादों को आपके साथ साझा करने के लिए बहुत तैयार होंगे और अगर इसका सह उत्पादन किया जा सकता है तो हमें खुशी होगी। बिल्कुल देखिए, और ये खबर द हिंदू में छापी गई है, जहां ज़ेलेंस्की से मुलाकात की वो तस्वीर भी यहाँ आप देख पा रहे होंगे और इसमें जो मुलाकात के दौरान बात हुई है उनका भी जिक्र किया गया है। ज़ेलेंस्की सीक्स टाई अप विद इंडिया फॉर प्रोड्यूसिंग ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, यानी कि अब साझेदारी जो है, समझौता जो है वो हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वहां पर भारत और किस तरह से यूक्रेन के संबंध बेहतर हो सकते हैं इस पर पूरा फोकस किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक बहुत अच्छी मुलाकात रही है और एग्रीकल्चर से लेकर साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, स्ट्रेसिंग, को प्रोडक्शन और ड्रोन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। खुद ज़ेलेंस्की ने ये कहा है, ही सेड ही हैड डिस्कस्ड दीज ड्यूरिंग टॉक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, एट अ प्रेस इंटरेक्शन मिस्टर ज़ेलेंस्की सेड यूक्रेन हैड इंक्रीज द लेवल ऑफ इट्स प्राइवेट कंपेनियन, और इसको लेकर भी साफ तौर पर कहा गया कि भारत के साथ एक बेहतर संबंध आगे बन पा रहा है। ये यूक्रेन के लिए बहुत अच्छी बात है और जल्द से जल्द यूक्रेन जो है वो पूरी मदद करेगा भारत की तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में, और इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन बनाने में। साथ ही ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एग्रीकल्चर को लेकर भी बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे आने वाले समय में चीज़ें और बेहतर और ज़्यादा मजबूत होगी डिफेंस सेक्टर में। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से 45 सालों का समय लगा था और ऐसे में उस 45 साल के अब बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि स्वतंत्र भारत के रूप में पहला अगर कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, और जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई तो ऐसे में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी बातचीत हुई और साथ ही साथ कैसे निवेश होगा भारत में भी, या फिर कैसे यूक्रेन जिस तरीके से इस बात को लेकर के भी चर्चा कर चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, कि कृषि क्षेत्र में हो चाहे ड्रोन के क्षेत्रों में हो, ऐसे में हम चाहेंगे कि भारत भी योगदान दे और भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। तो फिलहाल उम्मीदें और ज्यादा कि अब आने वाले समय में यूक्रेन से भी संबंध भारत के बहुत अच्छे होंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता मेरे गुरु हैं, मुझे सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए, ये कहना है राहुल गांधी का, और ये साफ तौर पर तंज बीजेपी के लिए था। बिल्कुल देखिए, और हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला है और इसके नेताओं को अपना गुरु बताया, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने देश भर में जाति जनगणना की अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि देश के 90% लोग व्यवस्था से बाहर हैं और उनके हित में ये कदम उठाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं 2004 से राजनीति में हूँ और बीजेपी मेरे लिए गुरु की तरह रही है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया है कि क्या करना है, किस चीज़ से बचना है। तो फिलहाल हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप हेडलाइंस में भी देखेंगे कि कैसे बीजेपी के लीडर्स को अपना गुरु बता दिया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने ये इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। दरअसल
कांग्रेस लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन आप कह लीजिए, राहुल गांधी जिस वक्त पहुंचे हुए थे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उस दौरान उन्होंने बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेताओं को लेकर के नाम न लेते हुए ये कहा कि कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी में जो कि मेरे गुरु के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है, क्या करना है राजनीति में रहते हुए, क्या नहीं करना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अब तक कास्ट को लेकर के हमेशा से कहा जाता रहा है कि मतगणना करवाई जाएगी, क्योंकि जाति जनगणना होनी जरूरी है, और जाति जनगणना अब तक भी नहीं हो। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ये तक गिनाया कि किन किन क्षेत्रों में SC, ST या OBC से जुड़े हुए लोग आपको नहीं मिलेंगे। उन्होंने एक और जहां इस पर भी हमला बोला और ये कहा है कि मैंने अब तक कई ऐसे कार्यक्रम देखे हैं जिसमें कहीं मुझे दूर दूर तक SC, ST या OBC के लोग नजर नहीं आते हैं। यानी कि जाति जनगणना होनी जरूरी है और भागीदारी उनकी होनी जरूरी है। और साथ ही राहुल गांधी ने संविधान का पाठ एक बार फिर से इसी कार्यक्रम में बीजेपी को पढ़ाया है। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, और आगे रुक करते हुए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कोलकाता रेप हत्या मामले को लेकर के करेंगे। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस में CBI का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। पूर्व प्राचार्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भी अब दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए कोलकाता रेप केस में फिलहाल मुख्य आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट आज होगा। शनिवार 24 अगस्त को 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। मुख्य आरोपी संजय रॉय से जेल में, जबकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर से CBI दफ्तर में पूछताछ की गई। पॉलीग्राफी टेस्ट की सेंट्रल फॉरेंसिक टीम ने किया है ये जांच। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज की है। घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। CBI ने FIR की कॉपी अलीपुर CJM कोर्ट को सौंप दी है। 19 अगस्त को कोलकाता के RG अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। तो फिलहाल ये खबर आप अमर उजाला के फ्रंट पेज पर ही देख पाएंगे। और CBI ने RG के पूर्व प्राचार्य घोष समेत 6 का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की बात कही थी, जिसके बाद से बीते कल आपको याद होगा कि पॉलीग्राफी टेस्ट किया भी गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी की ओर से RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला तक चलाया जा रहा है। यानी अगर भ्रष्टाचार का मामला अब इस पर दर्ज हुआ है संदीप घोष पर, क्योंकि संदीप घोष को लेकर के अभी और कई सारी ऐसी अटकलें हैं जो लगाई जा रही है कि कई और घटनाक्रम रहे हैं जिसमें कि संलिप्तता संदीप घोष की पाई जा सकती है। और अब भ्रष्टाचार केस के मामले में भी CBI ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। CBI जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में घोष से जहां पूछताछ कर रही है, तो इस मामले में शनिवार को घोष समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना था, लेकिन उसे आज के लिए टाल दिया गया है। यानी कि आज संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। और इसमें इस बात की आपको जानकारी दे दी कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो कई सारे वायर्स होते हैं जो कि हमारे नर्व से सीधे कनेक्टेड होते हैं, और उसके बाद आप उस वक्त तमाम जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसे मापा जाता है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो रेडियो सिस्टम उसमें रहता है, वो रीड करते हुए ये बताता है कि क्या आप सच कह रहे हैं किसी भी सवाल के जवाब के तहत में, या फिर झूठ कह रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान। हालांकि इसकी सत्यता की अगर बात की जाए तो कोर्ट में भी इसकी सत्यता को माना गया है कि महज 75 से 80% तक का हो सकता है, 100% तक इसकी सत्यता नहीं मानी जाती है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब CBI तलाश सकती है। और अगर किसी भी सवाल पर अगर ना में जवाब आता है या हाँ में जवाब होता है, तो इससे CBI ये समझ पाएगी कि अब तक इस मामले में जितनी जांच की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है, जिन जिन लोगों से पूछताछ की गई है, क्या जांच का दायरा सही एंगल में जा रहा है, काम कर रहे हैं सही तरीके से या नहीं, या फिर अभी इसमें और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई अभी छुपे हुए तथ्य जो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे तथ्य हैं जो सामने आ चुके हैं और अभी आने भी बाकी हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे। असम बलात्कार का आरोपी हिरासत से भागने की कोशिश में जुटा हुआ है, और हिंदुस्तान टाइम्स में
इस खबर को जगह दी गई है। आपको बताते चलें कि असम में जिस तरह से हादसा हुआ, रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद आरोपी जो है वो भागने के लिए, फरार होने के लिए तैयार है। तो असम के नगांव जिले में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश कर रहा था युवक, जिसके बाद ये कथित तौर पर तालाब में डूब गया। और मामले से अवगत अधिकारियों ने बताया कि जनवरी से राज्य में हिरासत में मौतों की ये नवीनतम घटना है। वहीं नगांव के पुलिस अधीक्षक स्वप्नील डेका के अनुसार आरोपी तजफुजल इस्लाम को 22 अगस्त को जांच के तहत सुबह करीब 3:30 बजे उस इलाके में ले जाया गया जहां कथित घटना हुई थी। डेका ने कहा उसने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया और सुबह करीब 4 बजे पास के तालाब में कूद गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद और तलाशी के बाद उसका शव बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF और पुलिस ने संयुक्त रूप से उसको शव को खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाया। डेका ने कहा कि इस्लाम को हर सरकारी स्कूल में ले जाया जाएगा जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। तो फिलहाल जिस तरीके की ऐसी घटनाएं इन दिनों आम हो चली है, क्योंकि कई ऐसी बच्चियां हैं जिन बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने अब तक ये सुना कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां किशोरियों से दुष्कर्म किया जा रहा है, जहां ऐसे युवा वर्ग की जो महिलाएं हैं जो अपने काम पर निकल रहे हैं उनके साथ भी दुष्कर्म के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि देश भर में एक और जहां प्रदर्शन हो रहे हैं कोलकाता रेप हत्या मामले को लेकर के, जहां अपनी आवाज उठाई जा रही है। आपको बदलापुर का मामला याद होगा, महाराष्ट्र का, जहां 2 मासूम बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की कोशिश की गई थी और उसके बाद से कैसा अभिभावकों की ओर से विरोध जाहिर किया गया। लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाएं थम नहीं रही हैं, ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। हालांकि पुलिस लगातार इस पर एक्शन भी ले रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां कई मामलों में हो चुकी हैं। लेकिन हर बार सवाल यही होता है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है और ये मानसिकता आखिर लोगों की कैसे और कब बदलेगी। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे और करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में मतदान तिथि बढ़ाने की बीजेपी की मांग, कांग्रेस तय करेगी तारीख, यानी कि तारीख जो है वोटिंग की वो कांग्रेस बदलना चाहती है। तो फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव की डेट बदलने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी ने भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर चुनाव की डेट बदलने की मांग की है। बीजेपी की तरफ से मीटिंग में पहले 5 दिन की छुट्टियों को हालात देखते हुए फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में जो चुनाव होने हैं 1 अक्टूबर की तारीख तय की गई है हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन अब हरियाणा बीजेपी ने एक और जहां मांग की थी इसको लेकर के कि जो तारीख तय की गई है वो बदला जाए, तो वहीं अब कांग्रेस की ओर से भी ये कहा गया है कि छुट्टी तय इसलिए ये बहाना बनाया जा रहा है, यानी हरियाणा से सफाया बिल्कुल निश्चित है कि हाँ बीजेपी का होने जा रहा है। इस वजह से बीजेपी नई तारीखें मांगना चाह रही है इलेक्शन कमीशन से, ताकि वो अपनी तैयारियां थोड़ी और मजबूत कर सके या फिर घोटाले या घपले कर सके चुनाव के दौरान भी वोटों को लेकर के। क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस या फिर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि जब भी हार का डर सताता है बीजेपी को तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसे हथकंडे अपनाती है। और अब इस पूरे मामले में जहां एक और चुनाव होंगे जब 1 अक्टूबर को, तो इसकी तारीख बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है बीजेपी हरियाणा की ओर से। और अब इस पर हमला बोला गया है कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस ने कहा है कि महज ये बहाना है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है कि हरियाणा से सफाया निश्चित है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि पीडीपी ने पार्टी घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। कश्मीर मुद्दे के समाधान का ऐलान किया गया है। द हिंदू अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो घोषणा पत्र जारी करने वाली पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया
और इसके बजाय भारत ब्लॉक के सहयोगियों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सहयोगी दल है उनके साथ गठबंधन की उम्मीद जरूर जाहिर की है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, साथ ही ये कहा कि उनकी ओर से समर्थन किया जा रहा है पीडीपी को। उन्होंने कहा कि पीडीपी के लिए सत्ता और सीटें मायने नहीं रखती, हमारी पार्टी एनसी कांग्रेस गठबंधन का समर्थन करेगी और हमारा एजेंडा स्वीकार अगर करते हैं तो अतीत की तुलना में एजेंडे में 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने की बीजेपी के कदम के लिए कठोर भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। हालांकि 5 अगस्त 2019 की घटनाएं इस विचार पर गहरा हमला करती हैं और भारत सरकार ने एक असंवैधानिक और अवैध राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को उसके विशेष दर्जे से वंचित कर दिया था। ये पीडीपी की ओर से कहा गया। पीडीपी प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, और जब धारा 370 को हटाया गया था तो उसके पहले महबूबा मुफ्ती के हाथों में ही सत्ता की चाबी जम्मू कश्मीर की थी, यानी वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थी। और उसके बाद से किस तरीके से हर किसी को नजरबंद किया गया था और कैसे धारा 370 के 35A को हटाया गया था, ये हर किसी ने देखा। और अब 370 मुख्य मुद्दा इस वक्त बना हुआ है जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है और घोषणा पत्र में दावा किया गया विशेष राज्य दर्जा खत्म करने की कोशिश की जा रही। चले अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ MVA नेताओं ने मौन विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। द हिंदू के पेज नंबर 3 पे इस खबर को जगह दी गई है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी MVA ने महिलाओं के खिलाफ अपराध और बदलापुर में 2 किंडरगार्टन लड़कियों पर कथित यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर मौन विरोध जाहिर किया था। आपको याद होगा कि कैसे बदलापुर में जिस तरीके से 2 मासूम बच्चियों के साथ में 2 बेहद छोटी बच्चियों के साथ में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था और वो स्कूल का ही कर्मचारी था जिसने यौन उत्पीड़न किया था बच्चियों के साथ में। हालांकि जैसे ही इस बात की जानकारी अभिभावकों को मिली तो भारी संख्या में, आपने मुंबई की उस तस्वीर को देखा होगा जब भारी संख्या में लोकल रेलवे मार्गों को भी ब्लॉक कर दिया गया था। और अब इसी के खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए, जिस तरीके से बच्चियों के साथ में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए MVA महाविकास अघाड़ी दल की ओर से भी विरोध जताया गया। मौन प्रदर्शन करते हुए बीते कल की तस्वीरों को आपने देखा कि कैसे बारिश में भीगते हुए भी काली पट्टी बांध करके मौन प्रदर्शन किया गया था और कहीं ना कहीं चुप्पी साधते हुए तख्तियां लहराई गई थी कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं, आखिर ऐसा कब तक कोई कानून लाया जाएगा जिसमें कि बच्चियां, महिलाएं अपने आप को महफूज महसूस कर सकेंगी। चलो ठीक है, खबरों में बढ़ेंगे आगे और आपको ये भी बताएंगे कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे आखिर अपराध के बीच कितना ज़रूरी है वो कानून और वो सच्चाई जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। मदरसों की छुट्टी करने के लिए बच्चों ने मासूम को मार डाला है। अमर उजाला के अखबार में इसे तरजीह दी गई है। तो देश की राजधानी दिल्ली में एक मदरसे से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक दिन की छुट्टी के लिए 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। घटना दयालपुर थाना क्षेत्र के तालीम उल कुरान नाम के मदरसे की है। पुलिस ने अब बच्चे की हत्या के मामले में 11 साल के 2 बच्चे और एक 9 साल के एक बच्चे को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। और जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चा गालियां देता था, जिसके बाद से तीनों आरोपी बच्चों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, ऐसा बच्चों का कहना था। आरोपी बच्चों को ये लग रहा था कि अगर इस मासूम बच्चे की मौत हो जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे में मदरसे में एक दिन का अवकाश दे दिया जाएगा, जिसके बाद से वो अपने अपने घर जा सकेंगे। तो देखिए, और मदरसे की छुट्टी कराने के लिए बच्चों ने
मासूम को मार डाला है। दिल्ली का ये पूरा मामला है। 3 नाबालिग अभी फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। मदरसे के कुछ छात्रों ने 5 साल की मासूम की हत्या महज इसलिए कर दी कि इसके बाद मदरसे की छुट्टी हो जाएगी और वो घर जा सकेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर स्थित मुस्तफाबाद बाबूनगर इलाके के मदरसे में ये सनसनीखेज वारदात हुई है। पुलिस ने जांच के आदेश छात्र की पीटकर हत्या जो की गई उसको लेकर दे दिए हैं जांच करने के निर्देश। तो फिलहाल आप इससे ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की बच्चों में भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कैसी उनकी भी मानसिकता हो रही है और वो मानसिक जो प्रवृत्ति है इस पर हर अभिभावक को खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर बच्चे इस तरीके का कदम कैसे उठा लेते हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात नेपाल दुर्घटना की करेंगे। नेपाल दुर्घटना में मारे गए 25 तीर्थयात्रियों के शव लेकर के वायुसेना का विमान भारत की सरजमी पे उतरा। द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है। भारतीय वायुसेना के एक सैन्य परिवहन विमान ने शनिवार को नेपाल के भरतपुर से 25 भारतीय तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उससे जुड़ी ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र के जलगांव लाए गए सभी भारतीय वायुसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के लिए एक कॉल पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए आईएएफ ने नेपाल में एक सड़क दुर्घटना में दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वाले 25 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट करने के बाद C-130J विमान तैनात किया गया। महाराष्ट्र के सभी 25 तीर्थ यात्री और उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्ति जो 10 दिवसीय यात्रा के लिए नेपाल आए थे, शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अबु खैरेनी में राम मार्ग से उतरकर तेज बहाव वाली मारस्यांगड़ी नदी में गिरने से मारे गए और 16 अन्य लोग घायल हो गए। तो फिलहाल देखिए, ये तस्वीर इंडियन एयरफोर्स की है जिस वक्त भारतीय वायुसेना के विमान से 25 तीर्थयात्रियों को वापस लाया गया भारत, और क्योंकि जो उनके शव थे उस शव को भारत वापस लाया गया। दरअसल जो तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश में कई जगहों के दर्शन करने और घूमने के बाद से नेपाल पहुंचे हुए थे ताकि नेपाल में भी कुछ मंदिरों के दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पोखरा से काठमांडू जाते वक्त ही रास्ते में यह हादसा हुआ। और जिस तरीके से बताए जा रहे थे कि करीबन 43 ऐसे यानी कि 43 ऐसे तीर्थयात्री उस बस में उस दौरान सवार थे जिस वक्त ये दुर्घटना घटी, और खाई में जब ये बस गिरी तो बस के परखच्चे उड़ गए थे जिस वजह से कई लोगों की जानें चली गई थी। और उसके बाद इन सभी लोगों का जो शव था, 25 ऐसे तीर्थयात्री जिनके शव बरामद किए गए थे, उनको भारतीय वायुसेना की ओर से लाया गया जलगांव। और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जिसने अखबार में जगह बनाई है, और ये बताया गया है कि C-130J एयरक्राफ्ट था जिसकी मदद से इन सभी शवों को लाया गया था। बिल्कुल देखिए, दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई है, लेकिन इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। लगभग 40 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो घायल भी हुए हैं। कई लोगों की जान चली गई है और फिलहाल जिन लोगों को चोट आई है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके, उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जो ये खबर है वो हम आपको बता दें। पूरी दुर्घटना का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। मृतक और घायल 3 बसों में नेपाल की यात्रा करने के लिए निकले थे। बीजेपी की साजिशों के कारण जेल गए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने यह बयान दिया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर यह बयान दिया। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में जेल में रखने की कथित साजिश के लिए बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की आलोचना की। आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और आतिशी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा, लेकिन इसके बजाय इसे अखबारों में प्लांट कर दिया गया। जवाबी हमला करते हुए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से कहा कि अगर उसे लगता है कि एजेंसी झूठ बोल रही है और वो पक्षपात कर रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को चुनौती दे। आपके आरोपों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया फिलहाल जारी नहीं की गई है। और एक्स पर
इस बात को पोस्ट करते हुए इन बातों का दावा भी किया गया था कि जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट में कहती है कि जमानत याचिका पर उनका जवाब तैयार नहीं है और इसलिए जमानत की सुनवाई 14 दिन के लिए बढ़ा दी जाए, उसी दिन सीबीआई का जवाब मीडिया को दे दिया जाता है ताकि ये अखबारों में एक तरफा सुर्खियां बन सके। ये पोस्ट आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया, जिसके बाद से इस पर पलटवार बीजेपी की ओर से भी किया गया और ये कहा गया कि अगर वाकई आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या फिर सीबीआई से प्लांट कर रही है, तो फिर अपनी भी जो प्रतिक्रियाएं हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है या फिर अपनी ईमानदारी के तहत में भी सबूत पहले से सामने क्यों नहीं रखे जाते हैं। तो इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है, राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और जैसा अब तक आपने देखा है इस पूरे मामले को लेकर के कि कैसे अब तक आम आदमी पार्टी, बीजेपी और सीबीआई दोनों पर सवाल खड़े करती रही है। यहां तक ईडी को लेकर भी आम आदमी पार्टी कई दफा घेर चुकी है और ये सवाल उठा चुकी है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हर बार बीजेपी हर मामले में इसी तरीके से करती है कि कैसे अपने विपक्षी दलों को कमजोर किया जा सके। और इसी के तहत में कई ऐसे संगीन आरोप लगा करके या उनके घर पर दबिश दिला करके रेड करवा के और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। एक स्टोरी पूरी स्क्रिप्ट की जाती है, उसे प्लान किया जाता है और फिर यह तय होता है। लेकिन इस पर बीजेपी अब तक कई बार पलटवार कर चुकी है और बीजेपी की ओर से कहा गया है कि अगर आप ईमानदार हैं तो सबूत रखिए। बिल्कुल, देखिए सुरभि, और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए भी एक मुद्दा बनी हुई है क्योंकि लगातार उनके जमानत की मांग की गई, लेकिन उन्हें जमानत पहले नहीं मिली और बमुश्किल जब जमानत मिली तो अब भी उनकी मुश्किलें, वापस से उन्हें जेल में भेजने की जो हर संभव कोशिश है वो की जा रही है। और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ये एजेंडा है और बीजेपी ही ये चाहती है कि जब तक चुनाव संपन्न ना हो जाए तब तक वो जेल के सलाखों के पीछे रहे। किसी भी तरह का योगदान या विस्तार आम आदमी पार्टी का दूसरे राज्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कर अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। तो बिल्कुल देखिए, हरियाणा से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हरियाणा में एक और विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी ने इससे पहले ही ताल ठोकते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़त हासिल की जाएगी, हरियाणा में सफाया बीजेपी का किया जाएगा। कांग्रेस भी इस पर घेर चुकी है बीजेपी को और ऐसे में यही आरोप इस वक्त आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर ये कोशिश की जा रही है कि मनीष सिसोदिया जैसे जेल से भले बाहर आ गए लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर न आने पाए। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजस्थान ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। द हिंदू अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे अब हटा दिया है। राज्य सरकार ने उन संगठनों की सूची से आरएसएस का नाम हटाने का फैसला किया है जिनकी गतिविधियों पर 1972 और 1981 में जारी आदेशों में प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह कविया ने सप्ताहांत में एक परिपत्र जारी कर घोषणा की सरकारी अधिकारियों पर 52 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। परिपत्र में कहा गया है कि यह निर्णय पहले के आदेशों की समीक्षा के बाद लिया गया है। तो पहले के आदेशों की सूचना में अब तक 17 संगठनों के नाम थे जिनमें सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया था। और जिस तस्वीर को आपने देखा, दरअसल यह आरएसएस से जुड़ी हुई तस्वीर इस खबर को छापते वक्त इस्तेमाल की गई है और साथ ही ये भी इसमें कहा गया है कि राजस्थान लिफ्ट्स बैन ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ इन आरएसएस एक्टिविटीज। तो अगर कोई भी स्टाफ यानी कि राजस्थान की तरफ से अब बैन हटाया जा रहा है, अगर कोई भी गवर्नमेंट का भी अगर कोई स्टाफ है और वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होना चाहता है, वो अपनी इच्छा अनुसार अगर शामिल होना चाहता है तो फिर इस बैन को हटाया जा रहा है, यानी वो शामिल हो सकते हैं।
साथ ही साथ देखिए, इससे पहले कई बार अब तक ऐसे मुद्दों को उठाने का काम विपक्षी दलों की तरफ से किया जा चुका है और विपक्षी दलों ने इसको भी मुद्दा बनाया था कि कई ऐसे राज्य, अगर आप गवर्नमेंट के अधीन है तो आप किसी भी ऐसी संस्था से जुड़ करके काम नहीं कर सकते जो कि एक प्राइवेट संस्था है और जिसका भारत सरकार से कोई लेना देना, कोई वास्तविक तौर पर नहीं है। लेकिन आरएसएस का नाम हमेशा जुड़ता रहा है बीजेपी से। राजस्थान में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और अब इस फैसले पर क्या राजनीति होती है या नहीं, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन एक बड़ा फैसला हम इसे 1972 के बाद मान सकते हैं, क्योंकि 1972 के दौरान एक रूल वहां जारी किया गया था राजस्थान में और कहा गया था कि कोई भी गवर्नमेंट के अधीन अगर काम कर रहा है, कोई भी स्टाफ गवर्नमेंट का है, सरकारी कर्मचारी है, तो वो आरएसएस की गतिविधियों में पार्टिसिपेट यानी हिस्सा नहीं ले सकता। बिल्कुल, देखिए तो कहीं ना कहीं अब सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी छूट ये है कि आरएसएस के कार्यक्रम में अगर आप भागीदारी करना चाहते हैं तो आप अब आराम से कर सकते हैं। इस पर आपको कोई ना तो रोकेगा ना टोकेगा। बहरहाल हम खबरों में बढ़ेंगे आगे और पूरी जानकारी भी आपको देंगे कि किस तरह से अभी फिलहाल आरएसएस को लेकर साफ ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। और खबरों का सिलसिला देखिए दिन भर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए सुर्खियां अखबार की इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।